तमन्ना 5वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गई। इस कारण उसके माँ बाप ने उसे आगे नहीं पढ़ाया और 18 साल की होते ही उसकी शादी करण से कर दी। लेकिन शादी के समय झूठ बोला कि तमन्ना ने 10वीं पास की है। तमन्ना, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी लड़की ही चाहिए थी, जो पढ़ी लिखी होकर मेरे घर को संभाल सके। तमन्ना के दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। वह कैसे बताती कि जिसे वह पढ़ा लिखा समझ रहे हैं वह केवल 5वीं फेल है। अरे, तुम तो किसी सोच में पड़ गई। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ आज खाने में क्या बनाया है? अभी तो कुछ नहीं बनाया, बस बनाने जा रही हूँ। अच्छा हुआ नहीं बनाया। वैसे भी आज मेरा वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ्ड नान खाने का मन है। आज खाने में वही बना लो। तमन्ना को तो समझ ही नहीं आया कि करण ने कहा क्या है। तमन्ना हिचकिचाते हुए बोली, क्या क्या कहा आपने? अरे वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ्ड नान, और क्या कहा? जाओ जल्दी बना लो, बहुत तेज भूख लगी है। तमन्ना अब क्या करे, किससे पूछे? इतनी सारी अंग्रेजी उसे आती कहाँ थी। वह रसोई में गई और खड़ी होकर रोने लगी। तभी वहां उसकी सास उर्मिला आ गई। बहू को रोते देख उसने पूछा, अरे बहू क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तमन्ना आंसू पोंछती हुई बोली, माँ जी, इन्होंने मुझसे खाना बनाने के लिए बोला है और जो ये खाना चाहते हैं वो मुझे बनाना नहीं आता। अरे ऐसी क्या फरमाइश कर दी करण ने? तमन्ना क्या कहती, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर करण भी रसोई में आ गया। उर्मिला ने डांटते हुए उससे कहा, खबरदार करण, अगर मेरी बहू से कुछ उल्टा सीधा बनवाया तो। माँ, मैंने ऐसा क्या बनवा लिया? अरे मैंने तो सिर्फ वेज बिरयानी और पनीर विद स्टफ्ड नान के लिए कहा था। हाँ हाँ ठीक है, ये सब उसे बनाना नहीं आता। बेचारी गांव की है, भला वहां ये सब कहाँ बनता होगा। ठहर जा, मैं ही बना देती हूँ। बहू तुम चुप हो जाओ। उस दिन तो बात टल गई। कुछ दिनों बाद करण और तमन्ना बातें कर रहे थे। तमन्ना, मैं चाहता हूँ कि जब हमारे बच्चे हों तो मैं उन्हें खूब पढ़ाऊँ लिखाऊँ और उन्हें बड़ा आदमी बनाऊँ। ये जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। जहाँ पढ़ाई लिखाई की बात आती वहीं तमन्ना की तो सांस अटकने लगती। उसका मन किया कि वह करण को सब कुछ सच सच बता दे। वह बोली, सुनो जी, अगर मैं पढ़ी लिखी ना हूँ तो हो सकता है 5वीं फेल हो और झूठ बोलकर आपसे शादी की हो। व्हाट्स नॉनसेंस तमन्ना। तमन्ना चौंक गई कि शायद फिर से करण ने कुछ खाने का नाम लिया है। वह जल्दी से उठी और बोली, मुझे ये बनाना नहीं आता, मैंने कभी बनाया भी नहीं है। माँ जी से पूछकर बनाकर लाती हूँ। ओह माय गॉड, आर यू मैड तमन्ना? अभी देखती हूँ रसोई में जाकर। करण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें सचमुच समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ? तमन्ना हिचकिचाते हुए बोली, समझ में तो आ रहा है पर मैंने ये कभी बनाया नहीं है। करण को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। क्या तमन्ना सचमुच अनपढ़ तो नहीं? उसने कुछ सोचा और अपनी फाइल उठाकर लाया। उसने तमन्ना से कहा, तमन्ना, मुझे इस फाइल पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। अब तमन्ना के पास कोई रास्ता नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जी, मैं सचमुच 5वीं फेल हूँ, मुझे माफ कर दो, ये बात मैंने आप सबसे छिपाई। ये सुनकर करण के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और तमन्ना को खींचकर बाहर ले आया और चिल्लाता हुआ बोला, माँ, पिताजी, बाहर आइए। अरे आपने इस अनपढ़ से मेरी शादी कर दी। मैं इसे यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से। क्या ये अनपढ़? मैं समझी नहीं। अरे माँ, ये 10वीं पास नहीं बल्कि 5वीं फेल है। बेटा शांत रहो, शांत रहो, मुझे बात करने दो। बहू, क्या करण जो कह रहा है सही कह रहा है? तुम 10वीं तक नहीं पढ़ी? पिताजी, मैं 5वीं में 2 बार फेल हुई, इसीलिए मेरे बाबूजी ने समझाया था कि 5 और 5 10 होते हैं, और जब 5वीं में 2 बार फेल हुई तो मैं 10वीं पढ़ी हो गई।
मुझे पहले इतनी समझ नहीं थी। मुझे माफ कर दो पिताजी। मैंने और मेरे परिवार ने आप सबसे झूठ बोला। देखा पिताजी, आपने 5वीं में 2 बार फेल हुई तो ये 10वीं हो गई। अगर 3 बार फेल होती तो सीधे 15 क्लास पास कर लेती। मैं इस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से, अनपढ़ गंवार कहीं की। मामला गंभीर था। करण का गुस्सा जायज था, लेकिन अब किया क्या जा सकता था। करण बेटा, अब ये जैसी भी है हमारे घर की बहू है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे ये कोई सामान नहीं कि खराब हो गया तो फेंक दो। अब ये इस घर की इज्जत है, हमारी इज्जत है। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं करण। जो हुआ उसे भूल जाओ। हम इसे पढ़ाएंगे और काबिल बनाएंगे। अगर ऐसा है तो आप रहिए इसके साथ। मैं एक छत के नीचे इसके साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूं इस घर से। ये कहकर करण घर से चला गया और रेंट पर एक फ्लैट लेकर रहने लगा। इधर तमन्ना दिन रात रोते हुए गुजार रही थी। उसके सास ससुर ने उसे हिम्मत दी और समझाया कि उसकी गलती का प्रायश्चित तब होगा जब वह पढ़ लेगी। तमन्ना ने फैसला किया कि वह पढ़ेगी, लिखेगी और अपने माथे पर लगा 5वीं फेल का धब्बा हटा कर रहेगी। उर्मिला और अमर ने उसका पूरे दिन का ट्यूशन लगा दिया, क्योंकि स्कूल में अब उसकी 5वीं क्लास में बैठने की उम्र तो नहीं थी। अब उसे दिन रात पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं था। कुछ ही दिनों में उसे हिंदी, इंग्लिश भाषा का काफी ज्ञान हो गया। 1 साल की दिन रात की पढ़ाई के बाद उसने सीधे ओपन से 12वीं का फॉर्म भरा, जिसमें वह पास हो गई। माँ, पिताजी, देखो मेरा रिजल्ट आ गया। मैं 12वीं में पास हो गई। बहू, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बस अब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि करण तुम्हें फिर से अपनी पत्नी स्वीकार कर सके। 12वीं पास के बाद तमन्ना ने नौकरी की तैयारी की। किस्मत उसके साथ थी। उसका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। अपने पति से 4 साल दूर रहकर उसने खुद को उसके काबिल बना लिया। एक दिन उर्मिला और अमर करण के पास पहुंचे। वह अभी तक भी तमन्ना से बहुत नाराज था। करण, अब तमन्ना अनपढ़ नहीं रही, वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। पिताजी, 4 साल में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि एक अनपढ़ सीधे सरकारी नौकरी पा गई? ये सब झूठ है। मुझे फंसाने के लिए आप लोग मिलकर ये जाल बिछा रहे हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो हम अपनी 5वीं फेल बहू की शादी किसी और से कर देंगे। तुम अपने लिए पढ़ी लिखी पत्नी ढूंढ लेना। ये कहकर वो लोग घर आ गए। एक दिन किसी काम से करण को रेलवे के दफ्तर में जाना पड़ा। जब उसने वहां तमन्ना को बैठे हुए देखा तो वह चौंक गया, लेकिन उसे देखते ही वह वहां से बिना कुछ कहे ही वापस चला आया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन अमर तमन्ना की शादी का एक झूठा कार्ड प्रिंट कराकर करण के पास ले गया। करण, मेरी 5वीं फेल बहू की शादी है और तुम्हें शादी में जरूर आना है। कार्ड देखकर करण के अंदर हलचल होने लगी। उसे तमन्ना के साथ बिताए पल याद आने लगे। कार्ड पर लिखी शादी की तारीख देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह शादी वाले दिन दौड़ा हुआ घर पहुंचा और बोला, तमन्ना, कहाँ हो तुम? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे रहते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। उसे रोते बिलखते देख सब कमरे से बाहर आ गए। तमन्ना को देखकर करण ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और रोने लगा। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अचानक से करण ने इधर उधर देखा तो शादी की कोई तैयारी नहीं थी। पिताजी, आज तो तमन्ना की शादी। अरे बेटा, वो सब नाटक था तुम्हें वापस बुलाने के लिए। मेरी 5वीं फेल बहू की शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी है। क्या आप अपनी 5वीं फेल बहू की शादी मेरे साथ करेंगे? मैं इसे हमेशा पलकों पर बैठा कर रखूंगा। ये सुनकर सब मुस्कुरा उठे और दोनों को आशीर्वाद दिया। सुमन, क्या हर महीने मायके जाना अच्छा लगता है? अरे हमारे बेचारे सास ससुर, साले साहब और उनकी वाइफ क्या सोचते होंगे? क्या सोचते होंगे? कुछ नहीं सोचते रोहित। आपको पता भी है, महीने से 1 दिन भी ज्यादा हो जाता है तो फोन पर फोन आने लग जाते हैं। अच्छा। और नहीं तो क्या। भाभी कहती है, चली आओ ननद, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। अम्मा कहती हैं, अरे एक बार शक्ल तो दिखा जाओ बेटी।
और भैया और बाबूजी की तो पूछो ही मत। वो क्या कहते हैं, जरा वो भी बता दो। मोहन भैया कहते हैं, जल्दी चली आ मेरी बहना, तुझे तेरी पसंद की चीजें दिलानी है। और बाबूजी कहते हैं, बेटी ससुराल में काम करके थक गई होगी, 2-4 दिन के लिए मायके आकर आराम कर ले और रानी की तरह रहे। अच्छा ये बात है, तो जाओ मैके, भला मैं क्यों रोकूं। सुमन खुशी में पागल सी हुई मायके आती है, पर मायके में पैर रखते ही उसका मूड खराब होने लगता है। रजनी यानी सुमन की प्यारी माँ उसे देखते ही कहती है, आ गई तू, तेरा ससुराल में मन नहीं लगता क्या बेटी? अरे ये क्या कह रही हो माँ? पहले तो मैं 1-2 घंटे के लिए भी कहीं चली जाती थी तो तुम मुझे देखने के लिए बेचैन हो उठती थी, भूल गई क्या? अरे कुछ नहीं भूली, पहले और बात थी बेटी। यह सुनकर सुमन माँ की बात को अनसुना कर अपनी नेहा भाभी के रूम में पधारती है। उस समय नेहा भाभी साज श्रृंगार में व्यस्त होती है। सुमन भाभी से कहती है, अरे सजने संवरने में लगी हो भाभी? सच संवर कर रहूंगी तभी तो ससुराल में मन लगेगा ननद जी, नहीं तो तेरी तरह एक पैर ससुराल में और दूसरा मायके में नहीं रहेगा क्या? हाँ। यह सुनकर सुमन बेचारी चुप हो जाती है और तभी वहां मोहन भैया आ जाता है। मोहन का ध्यान सुमन पर कम और नेहा पर ज्यादा होता है, मगर सुमन इस बात को तवज्जो नहीं देती। उसका सारा ध्यान तो मोहन के हाथ में पकड़े एक बड़े से डिब्बे पर अटक जाता है। वह मोहन के हाथ में डिब्बे को देखकर कहती है, भैया इस डिब्बे में क्या लाए हो? सुमन, तुम्हारी भाभी के लिए रेशमी साड़ी लाया हूँ, जरा देखकर तो बताओ कैसी है। सुमन डिब्बा खोलकर साड़ी देखती है तो हल्के स्काई ब्लू रंग की डिजाइनर साड़ी देखकर दंग ही रह जाती है। वह बड़े ही गुमान से कहती है, भैया ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, क्या इसे मैं ले लूं? नहीं नहीं सुमन, ये साड़ी तो मैं नेहा के लिए लाया हूँ, वैसे भी ये बहुत महंगी साड़ी है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई सस्ती सी साड़ी ला दूंगा। भैया के मुंह से सुमन ने पहली बार ऐसी बात सुनी थी, इसीलिए उसे गहरा अचरज होता है और वह सोचती है, अरे लगता है भैया कुछ बदल से गए हैं। सुमन इससे आगे कुछ सोच पाती इससे पहले ही उसके बाबूजी यानी धनपत लाला आ जाते हैं। धनपत लाला को देखकर सुमन खिल उठती है। उसे लगता है कि बाबूजी उसे दौड़कर गले से लगा लेंगे और उसका हालचाल पूछेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। बाबूजी उसे देखते ही अपनी पसंद का खाना बनाने की फरमाइश करने लगते हैं और कहते हैं, अरे सुमन बेटी, आज तो पालक पनीर की सब्जी और मिस्सी रोटी खाने का बड़ा मन है, जरा बना दोगी क्या? यह सुनकर तो सुमन और भी हैरान रह जाती है। इस हैरानी के साथ ही उसे अपनी शादी से पहले के दिन याद आ जाते हैं। वह अपने अतीत में खो जाती है और उसकी आंखों के सामने माँ, बाबूजी, भाई और भाभी के चेहरे अतीत के चलचित्र से घूमने लगते हैं। अरे तू तो मेरी लाडो है, 2 दिन भी तेरी शक्ल न देखूं तो मन बेचैन हो उठता है। ससुराल जाकर भूल न जाना मेरी लाडो। तुम ससुराल जा तो रही हो सुमन, पर तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। बस जल्दी जल्दी मिलने आती रहना। देखो तुम मेरी बहन हो, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वही तुम्हारी। मेरी बहन ताजमहल खरीद कर देने को कहे तो मैं उसे वो भी खरीद कर दे दूं। अरे सुनती हो रजनी, भाई मेरे और सुमन के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर ले आओ। हाँ सुनो, पकौड़े पनीर के बनाना। बेटी से क्यों नहीं बनवा लेते, इसे क्यों पास बैठा कर रखा है? खबरदार जो मेरी सुमन को कोई काम बताया तो तुम बनाओ या बहू, सुमन और हम तो बस खाएंगे। सुमन को यह सब याद आते ही उसकी आंखें भर आती हैं। बेचारी क्या सोच कर मायके आई थी और उसके साथ क्या हो रहा है। ससुराल गए साल भर भी नहीं हुआ था और मायके वाले इतने बदल गए थे, यह तो वह समझ ही नहीं पा रही थी। इसीलिए आश्चर्य में खोई सी बाबूजी से कहती है, बाबूजी पहले तो आपने मुझे कभी खाना बनाने के लिए नहीं कहा, फिर आज क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं बेटी, बस तेरे हाथ का बना खाना खाने का मन है, बस यही समझो।
भाभी से कहो ना, खाना वह बना देगी, तब तक मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूंगी। यह सुनकर नेहा भी बहाना बना देती है और कहती है, ना ना सुमन, मैं खाना नहीं बना सकती। अभी अभी तो मैंने साज श्रृंगार किया है, कहीं खराब हो गया तो। ना ना। अरे तू मायके आई है तो कुछ तो कामकाज में हाथ बटा, निठल्ली बैठकर खाने थोड़ी ना आई है। चल उठ और अपने बाबूजी की पसंद का खाना बना कर ला। यह सुनकर सुमन को यह समझते देर नहीं लगती है कि उसकी शादी के बाद उसके मायके वाले एकदम बदल से गए हैं। जो पहले उससे बच्ची की तरह प्यार दुलार देते थे, अब समझदार और जिम्मेदार बनाने पर तुल गए हैं। इसीलिए सुमन तुरंत उठकर रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद खाना बनाकर ले आती है। खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है बेटी। क्या ससुराल में अपने पति और सास ससुर को भी ऐसे ही बढ़िया खाना खिलाती हो ना? जी हाँ बाबूजी। उस दिन के बाद तो जैसे मायके वालों को सुमन से दुश्मनी ही हो जाती है। घर के सारे काम उससे करवाने लगते हैं। सुमन कभी रसोई में खाना बनाती, बर्तन करती, तो कभी साफ सफाई करती। नेहा उसकी मदद तो करती, मगर न के बराबर। दिन में एक भी पल ऐसा ना आता जब वह काम ना करती हो। इसी बीच एक दिन रोहित का फोन आ जाता है। वो कहता है, हेलो सुमन, ठीक हो ना? मायके में राज कर रही हो ना? सब बहुत प्यार करते होंगे तुझे। हाँ रोहित, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझसे कोई काम करवाना तो दूर, काम की कहते तक नहीं। फिर तो मजे कर रही हो तुम। मेरा भी आज ससुराल का खाना खाने का मन है। कहो तो आ जाऊं सुमन? हाँ आ जाओ। रोहित सुमन के घर आता है तो सुमन उसे देखते ही रो पड़ती है और भागकर रोहित से लिपट जाती है। अरे अरे क्या हुआ सुमन, तुम रोने क्यों लगी? मुझे अभी के अभी यहाँ से ले चलो रोहित, अब मायका पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है सुमन, हम चलते हैं, पर पहले खाना तो खा लें। रोहित के यह कहने पर सुमन मान जाती है और रोहित के खाना खाने के बाद जब वह ससुराल जाने लगती है तो मोहन उसे वही महंगी रेशमी साड़ी देते हुए कहता है, तुम्हें ये साड़ी पसंद है ना सुमन? लो, इसे ले लो। पर यह साड़ी तो आप भाभी के लिए लाए थे ना भैया? नहीं मेरी प्यारी ननद, तुम्हारे भैया यह साड़ी तुम्हारे लिए ही लाए थे। बेटी खुश होकर ससुराल जा और आती रहना। सुमन अपने घर वालों में अचानक ऐसा बदलाव देखकर असमंजस में पड़ जाती है। उससे पूछे बगैर रहा नहीं जाता। वह अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी, कुछ देर पहले तक तो आप सब मुझसे नाराज से लगते थे, पर अब इनके आते ही बदल गए, मुझ पर फिर से प्यार जताने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटी, क्योंकि हम तुझसे प्यार ना करने का ड्रामा कर रहे थे, और वो भी रोहित के कहने पर। यह सुनकर सुमन चौंक सी जाती है और पूछती है, पर क्यों बाबूजी? क्योंकि बेटी हम तुझे तेरी जिम्मेदारियों का एहसास कराना चाहते थे। बेटी शादी के बाद ससुराल में मन लगाना चाहिए, ना कि मायके में। तुम्हारे बार बार यहाँ आने से बेचारा रोहित कितना दुखी रहता है, जरा इससे पूछकर तो देख। यह सुनकर सुमन को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह समझ जाती है कि शादी के बाद मायके और ससुराल में संतुलन बनाकर रखना ही समझदारी है।